हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशी कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, क्लास नंबर उसका 2 है। अगर क्लास नंबर 1 आपने नहीं देखा तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्लास नंबर 2 आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? 11 मार्केटिंग। कहां तक हो गया था हमारा? मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा चल रहा था, ये कंप्लीट हो गया था मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका अगला टॉपिक जो ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, यानी कहने का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट ओवर द पीरियड। इसमें जो फिलोसफी यानी रूल रेगुलेशन थ्योरी जो यूज होता था, यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन का फिलोसफी था, उसका टाइम टू टाइम चेंज हुआ। वो क्या क्या बना देखते हैं आगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम विद मेनली ये, अच्छा ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम विद टारगेट मार्केट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट फिलोसफी और थिंकिंग शुड गाइड द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी काम करने के लिए एक जो आप कोई भी एफर्ट डालेंगे किसी काम को करने के लिए, तो आपको वो चीज होना चाहिए कि टारगेट, आपको क्या टारगेट करना है, ठीक है। यानी कि आप किस एफर्ट्स के साथ उस चीज को अचीव करना चाहेंगे, ठीक है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसफी और द कंसेप्ट टू बी अडॉप्टेड इज important as it determines the emphasis or the weightage to be put on different factors in achieving the organizational objective. For example, whether the marketing efforts of an organization will focus on the product, say designing and its feature etc, or on selling techniques. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप फिलोसफी कहने का मतलब कि जो कंपनी है वो कहाँ पे टारगेट करेंगी। हो सकता है कुछ कंपनी अपने सर्विस को इंप्रूव करने में टारगेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपनी सेलिंग करने का मतलब कि सेल का नया नया टेक्निक पे फोकस करेगी, ठीक है। या हो सकता है कुछ कंपनी अपने प्रोडक्शन पे फोकस करेगी। यानी कंपनी को ये डिसाइड करना है कि किस फिलोसफी के साथ वो आगे जाना चाहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मार्केटिंग फिलोसफीज है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा ये और समझिएगा, इसमें से एग्जाम में आता है, बहुत टाइम आया, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज डिस्कस्ड बिलो। बहुत टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ है। पहला है हमारा द प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। क्रक्स में बता दूं, यहां पे जो कंपनी होगी अपना फुल टू फुल फोकस कहां पे डालेंगी? प्रोडक्शन पे, ठीक है। During the earlier days of industrial revolution, the demand for industrial goods started picking up, but the number of producers were limited. जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के होते ही कस्टमर्स में डिमांड बढ़ गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे वो क्या था? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वेर लिमिटेड। तो एज ए रिजल्ट द डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई, और इसी वजह से क्या हो गया था? डिमांड जो था वो सप्लाई से बहुत ज्यादा आगे हो गया था। सेलिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, सेलिंग वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ये बताता है कि आप कितना भी सामान प्रोड्यूस करो, मार्केट में डिमांड आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर आप देखेंगे, इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे टिकट अनाउंस क्या करती है? जैसे ही उसका टिकट काउंटर ओपन होता है वो फुली बुक्ड होता है। यानी वो क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट पे बोल सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन कंसेप्ट के साथ चलती है, बाकी मैं समझा रहा हूँ कि डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा है। बस आप प्रोड्यूस करो, कैसा भी सामान प्रोड्यूस करोगे, सही बढ़िया हो या खराब हो, उसका मैटर नहीं है, आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। Anybody who could produce the goods was able to sell. कोई भी जो प्रोड्यूस करता है वो सेल कर देता था, ठीक है। उस टाइम, ये बात कब चल रही है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम का बात चल रहा है, ठीक है। The focus of business activity was therefore on production, और इसी वजह से बिजनेसेस किस चीज पे फोकस करती थी? प्रोडक्शन पे। It was believed that profit could be maximized by producing at large scale, thereby reducing average cost of production.
अभी मैं इस बात को आपको बताता हूँ, बाकी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो प्लीज याद कर लीजिएगा। द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी was on production of goods. It was believed that the profit the profit could be maximized by producing at large scale, thereby reducing the average cost. देखिए कंपनी के अंदर जो कॉस्ट होता है, कंपनी जो कॉस्ट इनकर करती है वो कॉस्ट दो तरह से होता है। पहला एक तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, जो कंपनी कितना भी प्रोडक्शन करे उस पर डिपेंड नहीं करता, वो जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होना है वो होगा। और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, यानी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये चेंज होता रहता है। तो एक बात बताइए, कंपनी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना उसका पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनेटली सेम ही होगा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करेगी वैसे वैसे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल उसके वजह से कॉस्ट भी कंपनी को पर यूनिट कम होता जाएगा। तो यही बोल रहा है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर करेंगे तो कॉस्ट कम होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी, जैसे आप कोई सामान अगर 1 किलो खरीदते हैं और 5 किलो खरीदते हैं तो 5 किलो वाला जो प्रोपोर्शनेटली आप 1 किलो का प्राइस लगाएंगे तो उसमें कम पड़ता है। तो यही रीजन होता है कि एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट वाला फैक्टर होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, ठीक है, वो आप चाहे 1 प्रोड्यूस करो या 5 प्रोड्यूस करो तो वो वहां पे कंपनी को बचत हो जाता है। It was also assumed that consumer would favor those products which were widely available and affordable prices। और इसमें क्या सोचा जाता था कि it was also assumed that the consumer would favor those products which were widely available and affordable price। देखिए सिंपल कंज्यूमर यहाँ पे यही फोकस करता था। अब देखिए जो हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट है उसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी बना दो, मतलब जो भी बनाओ कंज्यूमर को यूज में आना चाहिए और वो क्या हो, एफोर्डेबल हो, यानी उसके लिए उसका प्राइस पे करना उतना दिक्कत का बात ना हो। Thus availability and affordability of the product were considered to be key to the success of the firm। यानी प्रोडक्शन के टाइम प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर मेन फोकस किस चीज पे था कि प्रोडक्ट अवेलेबल हो और एफोर्डेबल हो। एफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, एफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस और बहुत जगह वो बिकता हो, ये नहीं कि खरीदने के लिए कोसों दूर जाना पड़े, ठीक है। Of the product were considered to be key to the success of the firm। Therefore, greater emphasis was placed on improving the production and distribution efficiency of the firm। और इसी वजह से प्रोडक्शन कंसेप्ट पे किस चीज पे फोकस किया गया, प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, ताकि कि घर घर तक वो सामान पहुंचाया जा सके, ठीक है। मैंने इस वाले टॉपिक में इतना हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बढ़िया से ये पॉइंट देखिएगा, ये सारा टॉपिक जो भी मार्केटिंग फिलोसफीज आएंगे वो सारा बढ़िया से आप देखिए प्लीज। अगला जो है दूसरा नंबर फिलोसफी है वो है दी प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में अब क्या होगा मैं बता देता हूँ। अभी तक क्या हो प्रोडक्शन कंसेप्ट में कि कंपनी ने फोकस किया सामान को बनाने में, क्योंकि उसको पता है कि उसका सामान बिक जाएगा। अब ये न्यूज धीरे धीरे सबके पास पहुंच गया कि ये सामान बनाओ, इसमें फायदा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं आपको बहुत करंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, लोगों के स्टार्टिंग में क्या पता चला कि मास्क बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मास्क का सेल तो बहुत बढ़ गया था, ठीक। तो पहले जिन्होंने स्टार्ट किया होगा यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिन्होंने पहली बार लिया होगा उसके लिए तो बहुत एडवांटेजियस हो गया होगा। और स्टार्टिंग स्टेज में जब आप मास्क खरीदने जाते थे आपको पता भी नहीं होता था कि मास्क में भी कोई कैटेगरी होता है N95 और N99 मास्क, ठीक है, आप तो पूछते भी नहीं होंगे। बाकी जो मास्क वो 2-2 रुपए में बनाते थे वो 200 रुपए में बेचते थे और आपने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया, आप बेझिझक खरीद लेते थे क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था और सेलर्स कम थे। यहाँ तक कि मास्क सैनिटाइजर ये सब तो ब्लैक में भी बिका था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बिजनेसमैन ने उस पर फोकस कर दिया, बहुत लोग उस सेक्टर में मतलब मास्क प्रोडक्शन और सैनिटाइजर प्रोडक्शन में आ गए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस ये एंट्री हो जाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट का। उसमें क्या होता है कि अब वो मेरे प्रोड्यूसर भी ज्यादा हो गए, डिमांड तो है, ठीक है, डिमांड अभी भी है मार्केट में लेकिन प्रोड्यूसर भी ज्यादा हो गए, यानी अब आपको फोकस केवल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे ही नहीं करना पड़ेगा, अब आपके प्रोडक्ट में वैसा क्वालिटी देना पड़ेगा ताकि कि आपका प्रोडक्ट मार्केट
मार्केट के कंपटीटर्स और जो है आपके प्रोडक्ट के जो कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट बेहतर दिखे और जो कंज्यूमर है वो उसको परचेस करे। तो देखते हैं द प्रोडक्ट कंसेप्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द अर्लियर डेज, द पोजीशन ऑफ सप्लाई इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा फोकस प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन पे कर दिया, इसलिए सप्लाई गुड्स का बढ़ गया। और उसके बाद मेरली अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज्ड। लो प्राइस कहां से हमको पता चला, ये अफोर्डेबिलिटी से, ठीक है। कुड नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एंड एज सच द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। ठीक है, ये बात सिंपल यही बताना चाहता था कि पिछले कंसेप्ट में, पिछले फिलोसफी में हमने क्या देखा कि फोकस सारा प्रोडक्शन पे हुआ था, ठीक है, और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो इस केस में यानी प्रोडक्ट कंसेप्ट में यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो फिर उसका जो फेवरिंग है कि वो कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेगा वो चेंज हो गया। अब वो केवल ये चीज मेरे लिए अवेलेबिलिटी यानी प्रोडक्ट हो, सामान अवेलेबल हो और लो प्राइस पे हो, इस पे डिसीजन अब नहीं लेता था। Thus, with the increase in the supply of the product, customer started looking for the product which were superior in quality. यही बात अभी मैं बोल रहा था कि यहाँ पे वो लोग अब किस चीज पे फोकस करेंगे, कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट विच वेयर इन सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर, जिनका फीचर अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो और सुपीरियर क्वालिटी का हो। Therefore, the emphasis of the firms shifted from quantity of the product to the quality of the product। और इसीलिए यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ हो गया, पहले उनको क्वांटिटी पे फोकस करना पड़ता था, अब वो क्वालिटी पे फोकस करने लगे प्रोड्यूसर्स लोग, ठीक है। The focus of business activity changed to bringing continuous improvement in the, और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करने लगे, ठीक है। Incorporating new feature और प्रोडक्ट में नया फीचर ऐड ऑन करने लगे। Thus product improvement became the key to the profit maximization of the firm under the concept of product orientation, ठीक है। पहले में फोकस प्रोडक्शन पे, दूसरे में क्वालिटी बढ़ाना। अब आते हैं हम तीसरे कंसेप्ट में, द सेलिंग कंसेप्ट में। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। पहले कंसेप्ट में प्रोडक्शन, दूसरे में फीचर डाला। अब धीरे धीरे सब लोग क्या हो गए, धीरे धीरे सब लोगों ने अपने मोबाइल में जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें फीचर ऐड करने लगे। अब हो गया कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल जो बढ़िया से कर देगा वही आगे बढ़ जाएगा। यानी सेलिंग कंसेप्ट में फोकस हो गया कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचाना है, उसको सेल करना है, कोई भी मेथड हो बस सेल करना है। क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और सारे प्रोड्यूसर्स का फीचर भी यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस सेलिंग पे होगा। विद द पासेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट अंडरवेंट फर्दर चेंज। The increase in scale of production business further improved the position with respect to supply of goods, resulting in increased competition among the seller. The product quality and availability did not ensure the survival and growth. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो मेरा प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्ट्स कंसेप्ट जो भी फीचर लाया था वो सारा सेल करने के लिए, एग्जिस्टेंस ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस के लिए काफी नहीं हुआ। This led to the greater importance to attracting and persuading customer to buy the product। और इसी वजह से एक नया काम आया, उसमें क्या हुआ कि अब आपको अपने कस्टमर को परसुएड करना है। क्या करना है, उनको अपने पास बुलाना है और परसुएड करना है, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा। The business philosophy changed. It was assumed that the customer would not buy or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so। और इसी वजह से क्या हुआ, एक नया सोच उत्पन्न हुआ। उस नए सोच में क्या सोचा गया कि कस्टमर को ऐसा बात बताओ, ठीक है, ताकि कि वो कन्विंस हो जाए और मोटिवेटेड हो जाए आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से क्या किया इन्होंने अंडरटेक की एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स टू मेक कस्टमर टू बाय देयर प्रोडक्ट। और इसी वजह से जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बहुत सारा फोकस कहाँ पे ला दिए, वो
एग्रेसिव अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे आज से 10 साल पहले एडवर्टाइजमेंट बहुत ही रेयरली कोई कंपनी करती थी, और जो भी कंपनी करती थी बड़ी बड़ी वाली कंपनीज करती है। लेकिन आज के डेट में तो सारी ही कंपनी अभी एक दिन पैदा हुए नहीं हुआ उस कंपनी को और एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देती है। यानी कि आज के डेट में कंपनी कहीं ना कहीं कौन से स्टेज में चल रही है, वो सेलिंग कंसेप्ट फॉलो कर रही है। दे यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक सच एज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशंस। एडवर्टाइजिंग मतलब जो वीडियो और टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर में जो ऐड आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग यानी घर घर जाके जो सेल होता है प्रोडक्ट, उसको पर्सनल सेलिंग बोलेंगे। और सेल्स प्रमोशन यानी जो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री दे दिया वो सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है। were considered essential for selling of the product. Thus, the focus of businessman firm shifted to pushing the sale of product through aggressive selling technique with a view to persuade, lure or coax the buyer to buy the product. यानी कुछ भी करो सेल करना है, यानी और कुछ भी का मतलब आपको अल्टीमेटली कस्टमर को परसुएट करना है। ऐसा नहीं कि उसको बंदूक के नोक पे बोलोगे कि परचेस कर। Making sale through any means became important. It was assumed that buyer can be manipulated, but what was forgotten was that in the long run, what matters most in the customer satisfaction rather than anything else. यहाँ पे भी अब एक डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया? जो प्रोड्यूसर्स थे उनके दिमाग में ये हो गया कि अब मुझे कैसे भी सेल करना था। अब सेल करने के लिए वो लोग बहुत मैनिपुलेशन करने लगे। प्रोडक्ट कुछ भी होता था ये बोलते थे अच्छा है ऐसा करके, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो लोग एक चीज नहीं सोच पाए, और वो चीज क्या था कि अल्टीमेटली उनको मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करना है, मार्केट में बहुत टाइम के लिए रहना है। एक बार तो आप किसी को मैनिपुलेट और बुद्धू बना सकते हो, लेकिन हर बार कैसे होगा? हर बार बुद्धू नहीं बना सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज किसका हो गया? सेलिंग कंसेप्ट का। क्या कि लॉन्ग रन में एग्जिस्टेंस नहीं हो पाया, और इसी डिसएडवांटेज की वजह से एक नया कंसेप्ट बना, दी मार्केटिंग कंसेप्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल करोगे, परसुएट तो करोगे ही करोगे, और साथ साथ उसको जिंदगी भर एक असिस्टेंस टाइप भी दोगे, ठीक है। और जब तक से वो उस प्रोडक्ट से फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा उसके पीछे लगे रहोगे, ठीक है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इंप्लाइज द फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड। यहाँ पे किस चीज पे फोकस होने लगा? ना ही प्रोडक्शन पे, ना ही न्यू फीचर्स पे, और ना ही कोई परसुएशन पे। यहाँ पे फोकस होगा कि आपको अल्टीमेटली अपने कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब आप जैसे भी करो बस सेटिस्फाई करो, ठीक है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन जहां होगा वहां पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। मैनिपुलेशन के साथ कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में भी बढ़िया काम करेगा बिजनेस के लिए। इट एज्यूम्स दैट in the long run an organization can achieve its objective of maximizing of profit by identifying the needs of its present and prospective buyer and satisfying them in an effective way. कंपनी को धीरे धीरे ये बात पता चल गया कि अगर उसको लॉन्ग रन के लिए अगर मार्केट में एग्जिस्ट करना है, तो वो कस्टमर जो उसके कस्टमर हैं, और वो कस्टमर जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी जो आगे बनने वाले हैं, उनका नीड एंड वांट, जो पहले हमने पढ़ा था, नीड एंड वांट समझना, उसी हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, और फिर उनसे बाद में फिर ये भी लेना कि क्या वो उस प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। ऑल द डिसीजन इन अ फर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। इन अदर वर्ड्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम शुरू से सारे कंसेप्ट में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फोकस जो होगा एक चीज पे होगा। तो जो ये कंसेप्ट है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट, यहाँ पे फोकस क्या हुआ? कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विद व्हाट फीचर एंड एट व्हाट प्राइस shall it be sold, or where shall it be made available for sale will depend on what do the customers want. आपको क्या लगता है, कंपनी जो भी फीचर देती है, जैसे देखते हो कि कंपनी किसी मोबाइल में 8 GB देती है, किसी में 16 GB, ठीक है, 32 GB, 64 GB, ये सब जो होता है हमारे लिए, ये कंपनी के, हम ये सोच सकते हैं कि कंपनी जो है वो ऐसे ही नींद में थी, उठी, अभी सोचा उसने ठीक है 8 GB का मोबाइल लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं होता। कंपनी इससे पहले बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है,
और वो उन कस्टमर्स का व्यू पॉइंट लेती है जो उसको उसके सामान को खरीदना चाहते हैं। कंपनी हर चीज में कस्टमर्स को प्रायोरिटी देती है उनके व्यूज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी ये भी सोचती है कि उस प्रोडक्ट को कहाँ पे, व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस एंड विद व्हाट फीचर एंड वेयर शैल द प्रोडक्ट बी मेड अवेलेबल फॉर सेल, और वो प्रोडक्ट सेल करना कहाँ है। जैसा हमने देखा है कि कुछ जो मोबाइल्स जो बिकते हैं वो फ्लिपकार्ट पे ही एक्सक्लूसिवली या अमेजन पे ही एक्सक्लूसिवली बिकता है। हम तो ये सोच सकते हैं कि ये सीधे सीधे उस कंपनी, सपोज कि सैमसंग ने किसी अपने मोबाइल को एक्सक्लूसिव लॉन्च किया फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, तो ये केवल रिलेशन फ्लिपकार्ट और उसका नहीं है सैमसंग का। सैमसंग ने भी ये डिसाइड करने से पहले अपने अपने कस्टमर्स से एनालिसिस जरूर किया होगा, ठीक है। उनसे जो उसने जो सर्वे कराया होगा उससे उसको पता चला होगा। इफ द कस्टमर वांट फीचर लाइक डबल डोर इन अ रेफ्रिजरेटर और सेपरेट प्रोविजन फॉर वाटर कूलर in it, the organization would produce a refrigerator with this feature, would price it at a level which the consumer are willing to pay, and so on. If all marketing decision are taken with this perspective, selling will not be any problem, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब सारा प्रोडक्ट मैं जो भी काम कर रहा हूं अपने कंपनी में वो फोकल पॉइंट हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, तो एक बात बताइए, क्या सेलिंग करना कोई बड़ा काम है? ठीक है, नहीं है ना। अगर मुझे पता है कि मैं हर वो इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का है, तो क्या मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरे वीडियो को बच्चे देखें? ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो, सेलिंग तो इजीली हो जाएगा। द बेसिक रूल ऑफ अ फर्म देन इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट, ठीक है। इसमें क्या काम होता है, सीधे आइडेंटिफाई करिए कि कस्टमर का नीड क्या है और उसको पूरा कर दीजिए, ठीक है। द कंसेप्ट इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट्स and services are bought not merely because of their quality, packing or brand name, but because they satisfy a specific need of a customer। देखिए प्रोडक्ट का पैकेजिंग कुछ भी हो, ब्रांड नेम कुछ भी हो, क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट बिकेगा कब? जब वो उसके पास कैपेसिटी हो कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके। A prerequisite for the success of any organization therefore is to understand and respond to the customer need। सो मस्ट इम्पॉर्टेंट किसी बिजनेस के लिए क्या है कि वो अपने कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई कर पा रही है, अंडरस्टैंड कर पा रही है और उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करके सेटिस्फाई कर पा रही है। टू सम अप, द मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट मार्केट। पिछली बार भी हमने बात किया था कि कंपनीज क्या करती है, पहले अपना एक टारगेट मार्केट डिसाइड करती है, जिसमें मैंने बात किया था कि एक रिटेल रेडीमेड गारमेंट्स की बिजनेस में कंपनी है, उसने किसको अपना मार्केट चूज किया है, अब 5 इयर्स से कम बच्चों के लिए, तो वो टारगेट मार्केट होगा। फिर दूसरा काम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पिछली बार भी मैंने बताया था। दूसरा काम क्या होगा उसका, दूसरा काम होगा कि अंडरस्टैंड करिए कि उनका नीड एंड वांट क्या है, फिर उसी हिसाब से डेवलप करिए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेटेड मार्केट। अगर आपने डेवलप कर दिया प्रोडक्ट, उसके बाद वो खरीदेंगे और उससे पता कर लीजिए कि सेटिस्फाई हुए या नहीं, और अल्टीमेटली कंपनी काम किस चीज के लिए कर रही है। बस एक ही मेन उद्देश्य जो भी कंपनी करेगी, कितना भी कस्टमर को सेटिस्फाई कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको करना क्या है, पैसा कमाना है। तो अब देख लीजिए सब कुछ करने के बाद कि क्या आप पैसा कमाएं या नहीं कमाएं। अगर कमा लिए तो आप भी फायदे में, कस्टमर भी फायदे में, और नहीं कमाए तो फिर अपना स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी एग्जिस्ट करना और बहुत दिन के साथ लॉस में नहीं जी सकते आप, ठीक है। Thus the focus of marketing concept is on customer needs, and the customer satisfaction becomes the means to achieving the firm's objective of maximizing profit. The purpose of marketing is to generate customer value at a profit। और इसमें मेन पर्पस क्या होगा, कस्टमर के वैल्यू को फोकस करना, और ये सब करना किस चीज पे, प्रॉफिट पे। ऐसा नहीं कि कस्टमर को खुश कर रहे हैं और फ्री में सामान बांट रहे हैं, ठीक, और अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगला कंसेप्ट है हमारा कौन सा, The societal marketing concept। The marketing concept as described in the preceding section, ये नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। The marketing concept as prescribed in the preceding sections cannot be considered as adequate if we look at the challenges posed by social problem like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation। ठीक है, सिंपल बात। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब अल्टीमेटली जो बिजनेस और फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं कहाँ पे, सोसाइटी एट लार्ज पे,
तो उसको वो सारे प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सोसाइटी फेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation. It is so because any activity which satisfy human needs but is detrimental to the interest of the society at large cannot be justified. कोई भी चीज जो जैसे पिछले में हमने क्या फोकस किया था, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, ठीक है. तो कोई भी चीज जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करे और ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज को हार्म करे, तो वो कहीं से जस्टिफाइड नहीं है. The business orientation should therefore not be short-sighted to serve only customers' need. It should also consider large issues on long term for social welfare as illustrated above. इसीलिए कंपनी को वैसे तो ठीक है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को करते हुए वो अपने आप को लॉन्ग टर्म तक कंपनी एग्जिस्ट करा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी सोसाइटल जो इश्यूज हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर सोसाइटल इश्यूज पे ध्यान नहीं दोगे तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी एंड ओवरऑल अल्टीमेटली कंपनी को भी खत्म होना पड़ेगा, ठीक है. द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट होल्ड दैट द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द टारगेट मार्केट एंड डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर सो दैट द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है. पहला कि आप सेटिस्फाई करो मार्केट को, टारगेट मार्केट चूज करो, उसका नीड एंड वांट समझो, उस हिसाब के प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन सारा जो काम करो वो पहला क्या करो, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में करो, ठीक है. उससे होगा क्या कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन वो भी फुलफिल होगा और सोसाइटी का भी ध्यान रखा जाएगा उससे, ठीक है. दस द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट. हर एक कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट है हमारा, वो पिछले का ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है. पिछले से उसका बेनिफिट लेके और उसका जो डिमेरिट है उसको दूर किया गया है, ठीक है. Thus the societal marketing concept is the extension of marketing concept as supplemented by concerns for long-term welfare of the society. Apart from the customer satisfaction, it pays attention to the social, ethical, ecological aspect of the marketing. There are large numbers of such issues that need to be attended. ठीक है. अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन करने पड़ते हैं. मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइजेस द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स. मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया वो कंज्यूमर के पास पहुंच जाए और ये सब काम हो, उसके साथ एक छोटा सा काम और भी हो जाए, क्या कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हो जाए. From the viewpoint of management functions, number of activity are involved और ये काम करने में कंपनी को बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं, ठीक है. पहला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. पढ़ के समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जाओ, इंफॉर्मेशन लो, ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी फर्दर फॉर्मुलेट करोगे, ठीक. One of the important function of marketing is to gather and analyze market information. This is necessary to identify the needs of the customer and take various decisions for successful marketing of the products and services. This is important for making an analysis for the available opportunity and threat as well as the strength and weaknesses of the organization and helps in deciding what opportunity can best be persuaded by it. सिंपल मतलब कि मार्केट से इंफॉर्मेशन लो, उसको एनालाइज करो और उसके थ्रू आप चार चीज पता करो. पहला कि अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. देखिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमारा इंटरनल अपना होता है, ठीक है. तो जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके सेक्टर से रिलेटेड, उसको आप अपने लिए फायदेमंद बनाओ. अगर कोई थ्रेट है तो उसको दूर करने का कोशिश करो कि आगे आने वाला जो थ्रेट है जो आपको हैम्पर कर सकता है उसके अगेंस्ट आप काम करो ताकि कि वो थ्रेट आप पे ना लगे, मतलब आप पे आपके बिजनेस पे इफेक्ट ना करे. और ये सब काम कैसे करोगे, अपने स्ट्रेंथ से, और अगर आपका अपना कोई वीकनेस है तो उसको दूर करोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रैपिड ग्रोथ इज प्रेडिक्टेड इन सेवरल एरिया इन इंडियन इकोनॉमी. एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है सारे सेक्टर्स में, ठीक है. से
in the use of internet market for cell phone and several other area. Which of this area a particular organization should enter? पहले क्या काम किया आपने कि एनालाइज किया मार्केट में और पता चला आपको कि इंडियन मार्केट में बहुत सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कोई भी प्रोडक्ट हो, वेदर इट बी इंटरिंग इनटू इंटरनेट सेक्टर और सेल फोन बनाना है और भी सारे एरियाज में, ठीक है। तो पहले आपने ये एनालाइज किया, फिर रिक्वायर्स अ केयरफुल स्कैनिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी बिहाफ पे मान लीजिए सपोज करिए कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे सेल फोन यानी मोबाइल बनाना है, तो उस हिसाब से अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को वो गेस करेगी, क्या उसके पास ऐसा स्ट्रेंथ है जो कि उसको हेल्प करेगा वो बिजनेस में इंटर करने से, या कोई ऐसा वीकनेस उस बिजनेस का तो नहीं है उस बिजनेस के पास जिसके थ्रू कि वो उस बिजनेस में इंटर नहीं कर पाएगी, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ केयरफुल मार्केट एनालिसिस। With the growth of computer, a new trend has emerged in the collection of market information. More and more companies are using interactive sites on internet to gather customer views and opinion. पहले क्या होता था, जब इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तब कंपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेती थी? या तो जो उसके आउटलेट पे लोग परचेज करने आते थे वहीं पे फॉर्म भरवाती थी, या घर घर जाके उनसे व्यूज लेती थी। लेकिन आज के नए जमाने में जो भी कस्टमर का रिव्यू और ये सारा होता है वो सब ऑनलाइन मोड में आता है, ठीक है। One of the popular TV channel in Hindi seeks viewers' choice through SMS, on which of the given 4 or 5 main news story of the day would be broadcasted as detailed story of the prime time, to ensure that the viewer get to listen to the story of their own choice. जैसे कि मान लीजिए एक कोई बड़ी कंपनी न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल वो क्या करती है कि SMS के थ्रू आपसे जानकारी इकट्ठा करती है कि ये 4-5 जो आज का बड़ा हेडलाइंस है उसको बताइए कि प्राइम टाइम में आपको किसके रिगार्डिंग न्यूज चलाए, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, यही सब मार्केट एनालिसिस हो गया। फिर अगला है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और एरिया ऑफ वर्क of a marketer is to develop appropriate marketing plans so that the marketing objective of the organization can be achieved. अगला काम क्या है कि जो अब कंपनी प्लान बनाएगी यहाँ पे जो हेल्प करेगा उसको किस चीज में, जो उसने मार्केट एनालिसिस किया उसको अचीव करने में उसको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, अ मार्केटर ऑफ द कलर टीवी हैविंग 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर इन द कंट्री एम्स एट एनहांसिंग हिज मार्केट शेयर टू 20% इन द नेक्स्ट 3 ईयर। फॉर एग्जांपल, एक टीवी कंपनी है, उसका करंट मार्केट शेयर कितना है 10%, वो चाहती है 20% पे करना अगले 3 साल में। He will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects including the plan for increasing the level of production। देखिए, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना है अगर सामान तो पहले बनाना भी पड़ेगा, बनाने के लिए अपना पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, पहला तो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिर प्रमोशन करना पड़ेगा एंड स्पेसिफाई द एक्शंस प्रोग्राम टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और जो भी एक्शन प्रोग्राम है जो कि हेल्प करेंगे उसको अचीव करने में ऑब्जेक्टिव को, वो सब देखना पड़ेगा। वो सब आ गया मेरा मार्केटिंग प्लानिंग में, ठीक है। अगला है हमारा, ये क्या सब पढ़ रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद अगला काम क्या हो गया, अनदर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी और डिसीजन एरिया रिलेट टू द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बनाएंगे प्रोडक्ट और ठीक है, डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। The design of the product contributes to making the product attractive to the target market। डिजाइन से क्या पता चलेगा, डिजाइन से वो जो टारगेट मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो डिजाइन है उससे टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट करने में प्रोडक्ट को इजी होगा। अ गुड डिजाइन कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड आल्सो गिव इट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द मार्केट। अगर डिजाइन आपका अच्छा होगा, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, अगर उसका डिजाइन अच्छा होता है तो वो अपने कंपटीटर से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी प्लान टू बाय एनी प्रोडक्ट, से अ मोटर बाइक, वी नॉट ओनली सी इट्स फीचर लाइक कॉस्ट और माइलेज बट आल्सो द डिजाइन एस्पेक्ट लाइक इट्स शेप एंड स्टाइल। बल्कि ये छोड़िए ना, मैंने तो ये मतलब देखा है कि मोटर बाइक तो खरीदने में सबसे पहला प्रायोरिटी लोग डिजाइन का ही देखते हैं, ठीक है। अब ये मैटर अलग है किसी को कौन सा डिजाइन पसंद आता है, तो बात ये है कि टारगेट मास एक्चुअली आपका डिजाइन कुछ भी हो, सब
इररिलेवेंट है, वही डिजाइन रेलिवेंट है जो आपके टारगेट मार्केट को अल्टीमेटली क्या करे, परसुएट वो एल्योर करे। ठीक है, अगला है हमारा फंक्शन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसमें क्या होगा, इसमें याद करिएगा प्लीज, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। Standardization ensures the buyer that goods conform to the predetermined standard of quality, price and packaging, and reduces the need for inspection, testing and evaluation of the product. Standardization का मतलब सीधा सीधा है क्या, कि जो प्रोडक्ट हम पहले बनाते थे या जो मार्केट में बनता है वैसा ही प्रोडक्ट बनाना। इसके थ्रू क्या होगा कि फिर बाद में आपको इंस्पेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे नॉर्मली आप कोई नया काम करेंगे तभी उसको बार बार देखेंगे कि क्या तो मैंने सही किया या नहीं किया। अगर कोई स्टैंडर्डाइजेशन है यानी फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिर आपको इंस्पेक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन का फिर आप डेफिनेशन देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगला हमारा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन of product into different groups on the basis of some of its important characteristics and such as quality and size etc. ग्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल तो प्रोड्यूस हुआ, मोबाइल को अलग अलग फीचर्स से ग्रेड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उसके कैमरा के फीचर्स से ग्रेड करना कि एक का कैमरा मान लो आप 5 मेगापिक्सल है, दूसरे का 12 मेगापिक्सल है, ये सब ग्रेड करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक फीचर पे अलग अलग वैरायटी देना, उसी को ग्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, ग्रेडिंग इज पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। अगर कोई प्रोडक्ट प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं है तो उसका ग्रेडिंग होता है। सच एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से wheat, oranges etc. Grading ensures that the goods belong to a particular quality and helps in realizing higher prices for, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई वीट बेच रहा है तो वीट में भी आपने देखा होगा कि वो कैटेगरी कर देता कि ये वीट 20 रुपए पर केजी है, दूसरा 25 रुपए केजी है, तीसरा 28 रुपए केजी है। तो इसका मतलब क्या कि उसने अपने प्रोडक्ट को ग्रेड कर दिया है। इससे सिंपल समझ में आ रहा है कि जो 20 रुपए केजी है वो 25 से किसी फीचर में कम है, तभी उसका रेट कम है। ठीक है, अगला हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अगला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग में सिंपल क्या होता है? डिजाइन करना और डेवलप करना किस चीज को? प्रोडक्ट के पैकेज को। दूसरा लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल्स टू बी पुट ऑन द पैकेज। और लेबलिंग में क्या आता है कि जो पैकेज है हमारा उस चीज पे क्या लेबल डालोगे आप, उसी को लेबलिंग बोलेंगे। यानी क्या? ठीक है, द लेबल में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है लेबलिंग में? सिंपल टैग से लेके कॉम्प्लेक्स ग्राफिक से तक। ठीक है, यानी फोटो वोटो और ग्राफिक सब आगे हम देखेंगे एग्जांपल। ठीक है, पैकेजिंग, देखिए पैकेजिंग का सिंपल सा मतलब है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट पैकेज प्रोवाइड करना। हो सकता है कि किसी, जैसे अभी आगे एग्जांपल आएगा या देख लेते हैं पहले, या आगे वो खुद ही वीडियो में आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना डिटेल में जाइए। ठीक है, पैकेजिंग का सिंपल सा मतलब उसको कैसे पैकेट में बंद करेंगे और उस पैकेट पे क्या क्या डिजाइन बना होगा उसको लेबलिंग बोलेंगे। ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे मार्केटिंग दैट दीस आर कंसीडर्ड एज पिलर ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत आजकल इंपॉर्टेंट हो गया। नॉर्मली जिस चीज का पैकेजिंग ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उसका दाम भी ज्यादा कंपनी रखती है और कस्टमर भी देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं कस्टमर भी पैकेजिंग पे ज्यादा फोकस करता है। नॉर्मली आप सामान जो थोड़ा लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो क्या होता है, कहीं पे वो लूज में मिलता है यानी खुला ही सामान दे देते हैं, और कहीं पे बहुत मतलब बेकार टाइप पैकेजिंग होता है। भले ही प्रोडक्ट सिमिलर होता है बड़े बड़े मार्केट्स के कंपैरिजन में, लेकिन बस पैकेजिंग खराब होने की वजह से उनको वहां पे प्राइस कम मिलता है, और जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं वहां पे उसी को बस बढ़िया से पैक कर देने की वजह से उनको उस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा मिल जाता है। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए तो पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका प्राइस भी बढ़ा देता है। बट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल, वो प्रमोशन के लिए भी काम आता है। ठीक है,
समटाइम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज असेस्ड बाय द बायर फ्रॉम पैकेजिंग। और कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि कस्टमर क्या बोलता है, इस बिस्किट का पैकेट का पैकेजिंग जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्वालिटी भी इसके अंदर अच्छा होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसे भी आप भी सोचे तो कंपनी उसी प्रोडक्ट को अच्छा पैकेजिंग देती होगी जो क्वालिटी में अच्छा होगी, तो इसी हिसाब से कस्टमर भी उसी क्वालिटी का, उसी प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा मानता है जिसका पैकेजिंग अच्छा होगा। ठीक है, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एक सामान बना रही है जिसका उसके लिए कॉस्ट है 10 रुपया, और दूसरा प्रोडक्ट बना रही है जिसका कॉस्ट है उसके पास 1000 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपया को दे देगी पैकेजिंग में खर्चा 20 रुपया, और 100 रुपये 1000 रुपये वाले को 2 रुपये। नॉर्मली कंपनी भी क्या करेगी, जो 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं सेम प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 1 पैकेट ऑफ बिस्किट है, ठीक है, एक 10 रुपए का है, दूसरा 1000 रुपए का, तो 10 रुपए वाले में इतना अच्छा पैकेजिंग दे देगी और कॉस्ट किया उसको 20 रुपया। ठीक है, और 1000 रुपए वाले को बेकार पैकेजिंग और मान लीजिए लूज में बेच देगी और 2 रुपया ही खर्च किया उसको। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कंपनी भी क्या करेगी, उसी प्रोडक्ट को अच्छा पैकेजिंग देगी जो उसके लिए क्वालिटी में अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। We have seen that in the success of many of the consumer brands in recent times, such as Lay's or Uncle Chips potato wafers, Clinic Plus shampoo and Colgate toothpaste etc, packaging has played an important role। यानी बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है उन्होंने कहीं ना कहीं पैकेजिंग के दम पे अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा रहे हैं डे बाई डे। ठीक है, अगला है हमारा ब्रांडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, फ्रॉम a very important decision area for marketing of most consumer product is whether to sell the product in the generic name, या तो उस प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम से ही बेच दिया जाए। जैसे अगर मैं बिस्किट बेच रहा हूँ तो उसको क्या बिस्किट के ही नाम से बेच दो, या उसको कुछ अपना ब्रांड नेम दो, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट से। अगर कोई फैन बेच रहा है उसको कोई, जैसे मान लीजिए बजाज ने अपने फैन को बजाज फैन का नाम दिया, ठीक है, बजाज एक ब्रांड का नाम दे दिया उसको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बजाज ही बनाती है लेकिन उसका नाम सीधे फैन ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। यानी जो वो उसके जीन में है, उसका जो मेन जो काम है, उसका जो मेन नाम है, उसी को उसको उसी नाम से उसको बेचा जाए तो वो जेनेरिक नेम हो। और टू सेल देम इन अ ब्रांड नेम, या उसको ब्रांड नेम के साथ बेचा जाए। ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांड नेम किस चीज के लिए हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन में। कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट मेरा है वो दूसरों से अलग होने में मदद करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज करिए कोई फैन बेच रहा है, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, दूसरा भी है, मैं भी फैन के नाम से बेच रहा हूँ, वो भी फैन के नाम से, तो फिर वो डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि मैं अपने फैन का नाम कुछ और रख दूंगा, वो जो भी करे, मैं अपने फैन का नाम जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फैन रख दूंगा, तो इससे क्या होगा कि मैं अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दैट इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट of a firm with that of the competitor, which in turn helps in building customers loyalty and in promoting इट्स सेल। सिंपल बात वही बोल रहा है कि ये आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर के प्रोडक्ट से डिफर कराता है और अल्टीमेटली कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल बनाता है। द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इंक्लूड डिसाइडिंग ब्रांड स्ट्रेटेजी। आगे सारा टॉपिक आएगा, बात करेंगे सब पे, ब्रांडिंग पे, लेबलिंग पे, सभी पे, पैकेजिंग पे आगे डिटेल में पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग में पहले ब्रांडिंग का स्ट्रेटेजी आपका क्या होगा ये डिसाइड होता है। से वेदर ईच प्रोडक्ट विल बी गिवन अ सेपरेट ब्रांड नेम और सेम ब्रांड नेम विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द प्रोडक्ट्स of the company, say Philips bulb, tubes and television or Videocon washing machine, television and refrigerator, selection of the brand name plays same important role in the success of a product। यहाँ पे सिंपल सा बात बता रहा है क्या, कि क्या मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसको एक अलग ही ब्रांड नेम दूं। फॉर एग्जांपल HUL एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये क्या है, वैसे तो नाम से देखने में आपको लगता ही होगा कि ये क्या है, इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा है फिर भी नहीं है। देखिए होता क्या है, एक कंपनी है यूनिलीवर लिमिटेड,
जो कि एमएनसी है। ये क्या करती है, जिस देश में जाती है उस देश के नाम से यूनिलीवर लिमिटेड बना देती है, ठीक है, ताकि कि एक नेशनलिज्म का भावना लोगों के अंदर जगे और वो उनको ऐसा ही लगे कि अल्टीमेटली इंडियन कंपनी है। जैसे अगर एचयूएल इंडिया यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया में है तो उसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, अगर यही पाकिस्तान में चली जाती है तो पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एचयूएल किसकी कंपनी है, यूनिलीवर, जो कि बाहर की कंपनी, यानी कुछ हद तक एचयूएल बाहर की ही कंपनी बोला जाएगा। तो एचयूएल का काम क्या है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल उसने बॉडी लोशन बनाया तो किसके नाम से बनाया, वैसेलिन के नाम से। यहाँ पे एक काम कर सकती थी, इसका अपना नाम है एचयूएल, वो भी खुद में तो ब्रांड नेम ही है ना, वो कर सकती थी एचयूएल बॉडी लोशन, ऐसे भी काम कर सकती। यानी इसने क्या किया कि हर प्रोडक्ट के लिए वैसेलिन जैसे बनाया, वैसे ही उसने क्या किया कि एक और ब्रांड बनाया डव, ठीक है, फिर दूसरा क्या बनाया लक्स, फिर पियर्स, सारा इसी का है, ठीक है। रेड लेबल हो गया, रेड लेबल जो चाय है, चाय आता है, फिर मतलब जो भी प्रोडक्ट है किसका, किसान हो गया, ये सारा किसका है, एचयूएल का है। यानी इसने अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए बोल सकते हैं एक नया ही ब्रांड नेम दिया। ऑन दी कंट्री एक अलग कंपनी और है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, रामदेव बाबा जी का पतंजलि, ठीक है। इनका काम क्या है, इन्होंने जो बिस्किट बनाया उसका नाम रख दिया पतंजलि बिस्किट, ठीक है। जो इन्होंने शैम्पू बनाया पतंजलि शैम्पू। यानी इन्होंने क्या किया, अपने सिंपल एक ब्रांड के साथ चले पतंजलि के साथ, ठीक है। ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम बनाते गए, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात बोला, द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग द ब्रांड स्ट्रेटजी। ब्रांड में आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, से वेदर ईच प्रोडक्ट विल बी गिवन ए सेपरेट ब्रांड नेम, यानी सभी प्रोडक्ट को सेपरेट ब्रांड नेम दिया गया जैसा कि एचयूएल ने दिया नेम, और द सेम ब्रांड नेम एक्सटेंडेड टू ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, या एक ही नाम सभी कंपनी में चला जाए, सभी प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल पतंजलि में जो काम हुआ, ठीक है। तो यही बात ये बोल रहे थे, इसीलिए मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया, ठीक है। आगे ये हमने पढ़ लिया है, ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अगला हमारा कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट services. A very important function of the marketing management relates to developing customer support services such as after sale services, handling customer complaints and adjustment, procurement, credit services, maintenance services, technical services and consumer information. देखिए आज की डेट में फोकस क्या हो गया, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब कस्टमर के सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए अलग अलग सपोर्ट सर्विसेज बनाएंगे, वेदर वो वारंटी से रिलेटेड हो, उसको उस प्रोडक्ट को गाइड यूज कैसे करेंगे ऐसे गाइड करने के लिए हो, ये सब कंपनीज को करना पड़ता है। ऑल दिस सर्विसेज एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और उसके फोकल पॉइंट पे क्या होता है कि अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई करना, विच इज द की टू द मार्केटिंग सक्सेस इन मॉडर्न डे। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स, और इसके थ्रू कंपनी क्या कर पाती है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमने अगर सामान परचेज किया वहां पे एज अ परचेजर आज भी हमारे दिमाग में यही बात है कि सेल परचेज हो गया, बात खत्म। लेकिन जैसे ही मुझे क्या पता चलता है कि इस सामान पे मुझे 5 साल का वारंटी गारंटी है, यानी कि यहाँ से लॉयलिटी एक्चुअल में शुरू होता है। मैंने तो स्टार्टिंग में क्या एक्सपेक्ट किया था कि बस हो गया, परचेज किया, बात खत्म। लेकिन जैसे ही मेरा सामान 1-2 साल बाद खत्म हुआ, मैंने फोन किया, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट पे उनके, तो वो बोलते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मेरे ग्रीवेंस को एड्रेस किया और फिर मेरे प्रोडक्ट को ठीक भी कर दिया। इन सभी चीजों की वजह से क्या हो गया, अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किस चीज पे, कस्टमर के माइंड पे इफेक्ट करते हैं, और ताकि कि रिपीट सेल हो सके, ठीक है। अगला है हमारा प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शन। अगला फंक्शन है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या बात करेंगे हम, देखिए कंपनी जो सामान का प्राइस रखती है, आंख बूंद के कुछ भी प्राइस जो सपने में आया वो नहीं होता है। वो क्या करती है, बहुत सोच समझ के कि उसका कस्टमर अल्टीमेटली पे कर दे। अब किसी पॉश इलाका में जाके अब आप कोई सामान सस्ता बेचेंगे तो वो भी नहीं बिकना, और सस्ते इलाके में आके बहुत महंगा सामान बेचेंगे तो वो भी नहीं बिकेगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है, जो प्राइस कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए परचेस देना पड़ेगा उसी को बोलेंगे प्राइसिंग, ठीक है।
प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस और फेल्योर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखिए कोई भी कितना भी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दीजिए, पहला जो फोकस कस्टमर का जाता है वो जाता है कि प्राइस क्या है। पहले प्राइस अगर वो उसको अच्छा लगता है तभी वो आगे देखता है कि वो क्वालिटी क्या है, वो जो होगा बाद में देखा जाएगा। प्राइमरी क्या होता है, प्राइसिंग क्या है उसका, ठीक है। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस, ठीक है। और जनरली आपको पता है अगर लोअर प्राइस है तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। द मार्केटर हैव टू प्रॉपर्ली एनालाइज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजन इन रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग सेटिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिटरमाइनिंग द प्राइसेस एंड चेंजिंग द प्राइसेस, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करना चाहिए। अगला है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज involves informing the customer about the firm's product and its feature etc, ठीक है। प्रमोशन में एक्चुअल कंपनी करती क्या है कस्टमर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ये बताने का कोशिश करती है कि हाँ जी हम भी है मार्केट में, ठीक है, और मेरे जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसका फीचर ये है, और उनको परसुएट करती है कि एक बार मेरा सर्विस आप लेके देखिए, परचेज करिए मेरा सामान, ठीक है। अच्छा, ये करने का द 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशन क्या है। प्रमोशन इंक्लूड्स पहला एडवर्टाइजमेंट, वही बताया था जो मैंने, टीवी और न्यूज़पेपर में ऐड डाल देना। पर्सनल सेलिंग, होम टू होम जो सेलिंग करते हैं, पब्लिसिटी कराना किसी और से, और सेल्स में प्रमोशन करना यानी डिस्काउंट और बाय वन गेट वन, ये सब। A marketer has to take several crucial decisions in respect of promotion of the product and services such as deciding the promotion budget, और इससे रिलेटेड कंपनी को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रमोशन से रिलेटेड, ठीक है, कि कितना पैसा लगाएंगे और क्या क्या मिक्स होगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल दैट विल यूज द प्रमोशन बजट, ठीक है। ये सब कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है। अगला है हमारा फिजिकल distribution. Managing physical distribution is another very important function in the marketing of goods and services. The two major decision area under this function is deciding regarding channel of distribution, यानी किस मोड के थ्रू आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो कस्टमर तक पहुंचाओगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, या फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर इट इज, पहला तो ये डिसाइड करना। फिर दूसरा क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू अ प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर फॉर देयर कंजम्पशन। पहला तो कि आप मूवमेंट कैसे कराओगे उस प्रोडक्ट का, और दूसरा कि क्या क्या चैनल होगा आपके मूवमेंट कराने का। द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मैनेजिंग इन्वेंट्री, और उसी हिसाब से लेवल ऑफ स्टॉक क्या मेंटेन करोगे, ताकि कि ना ही आपके पास गुड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि आइडल पड़ा रहे, और ना ही कि ऐसा कि आपके पास डिमांड है और आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। फिर स्टोरेज का बात करना, फिर वेयर हाउस करना कि आप स्टोर कहाँ करोगे, यानी वेयर हाउसिंग, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे। अगला है हमारा फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली इन सभी टॉपिक को आगे ये डिटेल में बात करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उतना ज्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरे जगह तक सामान जाएगा। जनरली द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, particularly consumer products are widespread and geographically separated from the place these are produced. It is necessary to move them to a place where it is needed for consumption. For example, tea are produced in Assam has to be transported not only within the states but to other far off places like Tamil Nadu, Punjab, Jammu and Kashmir, Haryana, Rajasthan, where it is consumed. A marketing firm has to analyze its transportation needs after taking into consideration various factors such as nature of the product का नेचर क्या है, यानी वो पेरिसेबल है या मतलब वो कितने दिनों में खराब होगा, कॉस्ट क्या है उसका ट्रांसपोर्टेशन का, लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट क्या है, यानी वहां पे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होगा, एंड टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन to be chosen and other related aspect। मार्केटिंग में ये सारे ये डिसाइड करते हैं। अगला हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग क्या है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड देयर सेल, यानी टाइम गैप तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि मशीन पे आगे खड़े हैं कस्टमर्स के, अब निकलेगा और मैं कंज्यूम करूंगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइम गैप है। इसीलिए इट मे बी बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सच एज केस ऑफ वुलन गारमेंट्स और रेनकोट
और देयर बाय इरेगुलर सप्लाई बिकॉज ऑफ द सीजनल प्रोडक्शन। और ये मेनली ज्यादा कहाँ होता है, सीजनल प्रोडक्ट के केस में, जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा और कम, या ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे डिमांड ऊपर नीचे इरेगुलर मोड में होता हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो किस चीज के लिए स्टोरेज करती है? पहला तो इस वजह से स्टोर करना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे कंज्यूमर के पास चला जाएगा, टाइम गैप लगेगा। और दूसरा, स्मूथ फ्लो होता रहे, इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक्सेस प्रोडक्शन के साथ ही रहती है, ताकि क्योंकि ऑर्डर तो किसी भी चीज के लिए कभी भी आ सकता है। There is a need for proper storage of the products. Further, there is a need for storage of adequate stock of goods to protect them against unavoidable delay. क्यों? ताकि कि ज्यादा लेट ना हो। लेट अगर प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो अल्टीमेटली आपको लॉस करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, तो इन सभी कारणों से कंपनी क्या करती है, एक्सेस स्टॉकिंग रखती है। इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज इज परफॉर्म बाय डिफरेंट एजेंसीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर और रिटेलर। बहुत सारे चैनल जो है, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब अपने अपने जगह पे क्या करता है, स्टॉकिंग यानी वेयर हाउसिंग करते रहता है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं कितने डिटेल में पूरे चैप्टर्स को करा रहा हूँ। आप बताइएगा जरूर कि आपको अच्छा लग रहा है या मुझे पार्ट्स में वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया और कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया, डिसलाइक करिए विद कमेंट कि आपने डिसलाइक किस वजह से किया, बता दीजिएगा ताकि मैं फर्दर इंप्रूव कर पाऊं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि वही मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों को भी शेयर करना है तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।